हेलो स्टूडेंट, होप यू वेल। आज हम लाइट के पार्टिकल नेचर का एक जो प्रॉपर्टी है जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन आपको इस क्लास में इससे ज्यादा जानने को मिलेगा। एज सच आप सब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ जो बचपन से पढ़ते आए हैं वो डेफिनेशंस, उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल डाउट जो हैं वो आपके क्लियर किए जाएंगे इस क्लास के द्वारा। आप इससे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले जो है मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वीडियो बनाया है, प्लीज गो थ्रू इट, उसको देखिए। देन आपको ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियरली समझ में आएगा। सो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं अबाउट लाइट, व्हाट लाइट इज रियल ई। तो अगर हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है जो हम लोग को किसी भी चीज को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, सो अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने मटेरियल को क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट कैन पास थ्रू इट। लाइट के बेसिस में हमने बहुत सारे मटेरियल को क्लासिफाई किया है ताकि जो है हम ये चेक कर सके कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है तो वो मटेरियल जब लाइट उनसे पास करेगी तो किस तरीके से बिहेव करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा मटेरियल है दैट इज ओपेक। जितने भी ओपेक मटेरियल है, जब भी लाइट उन पर गिरती है यानी इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, आप उसको देखो, आपको समझ में आएगा कि जो ओपेक मटेरियल है वो क्या शो करता है। वो बेसिकली शो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल आता है वो आता है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। जब हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल उस टाइप के मटेरियल हैं जिनके आर पार लाइट चली जाती है, और ट्रांसल्यूसेंट जिनके आर पार लाइट थोड़ी बहुत जाती है तो हमें पार्शियली दिखाई देता है, पूरा कंप्लीटली दिखाई नहीं देता है। तो लाइट जो है कंप्लीटली मूव कर जाए किसी भी मटेरियल से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ट्रांसपेरेंट। और लाइट जो है पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली मूव कर रही है अगर लाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। बट इस चैप्टर में हम ये मटेरियल नहीं पढ़ रहे। मैं आपको क्यों बता रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिनॉन है एक मटेरियल के लिए, वो उन मटेरियल के लिए होगा जहां पे लाइट आर पार हो जाएगी। यानी जो हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट है, ये फिनोमिनॉन हमको कहां देखने को मिलेगा, ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट जो है वो आर पार हो सकती है। तो यानी हम लोग जिस मटेरियल्स की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं उन मटेरियल की जो बेसिकली क्या है, ट्रांसपेरेंट है, राइट। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो अब होता क्या है, कौन कौन से मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट है, तो जैसे कि ग्लास स्लैब है ना, हमारे स्पेक्टिकल्स जिसको हम स्पेक्ट्स कहते हैं, चश्मे कहते हैं, राइट, लेंसेज, एयर और ना जाने कितने, ये सारे मटेरियल हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो शो करते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑल अबाउट बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी, यानी एक मीडियम जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, दूसरा मीडियम भी ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट ही होगा। अगर सपोज करो पहला मीडियम ट्रांसपेरेंट है और दूसरा मीडियम अगर ओपेक है, तो ऑब्वियसली बात है पहले मीडियम से तो क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, लेकिन जब कोई लाइट किसी भी ओपेक मीडियम पे गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट ही करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है और दोनों ही मीडियम अगर हमारे ट्रांसपेरेंट है तो हम लोग जो है ये जो फिनोमिनॉन है हमारा रिफ्रैक्शन का, वो हम लोग बहुत इजीली देख पाएंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल है आपके साथ, जो थिक ग्लासेस हैं, स्लैब, अगर आप उनको जो है, जिसको पेपर वेट्स, बेसिकली ग्लास स्लैब्स जो है वो पेपर वेट बनाने में यूज होते हैं। अगर आप ऐसे पेपर वेट्स को आप किसी भी लेटर के ऊपर रखोगे तो ऐसा लगेगा लेटर्स बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना। सेकंड, अगर हम लोग रिफ्रैक्शन देखें तो रिफ्रैक्शन में हमेशा हमें पानी कैसा लगता है कि ऊपर है, लेकिन जब भी हम लोग चाहे स्विमिंग पूल जाए, चाहे हम लोग कोई भी नदी में जाए, है ना, पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं, सो अगर हम देखें
तो जब भी हम वहां पे पानी में हम ना पाँव डालते हैं तो हमको ऐसा लगता है पानी जो है उसका डेप्थ बहुत कम है, लेकिन जैसे आप पाँव डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं डेप्थ तो बहुत ज्यादा है। सो ये सब चीजें क्यों हो रही है, ये सारी चीजें जो है उसका जो मेन रीजन है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जब भी हम लोग पेंसिल को पानी में डालेंगे तो पेंसिल हमें थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो क्या बता रही है हमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता रही है कि लाइट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाता है तो वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। बेंड होने की वजह से हमको अपेरेंटली सारी चीजें दिखाई देंगी। अपेरेंट मतलब जो रियल नहीं है, ठीक है, यानी आंखों का धोखा। अगर आंखों का धोखा कहने का मतलब है जो चीज रियल है, आपको रियल हाइट पता नहीं चल रही है, आपको रियल डेप्थ पता नहीं चल रहा है, आपको रियल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब लाइट का कौन सा प्रोसेस या फिर कौन सा फिनोमिनन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नाउ अब ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या ऐसी चीज है, लाइट के पास है ऐसी प्रॉपर्टी या हमारे मीडियम के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें जो लाइट है वो रिफ्रैक्टेड दिखाई देती है, यानी जो भी उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ी सी जो है वो हटी दिखाई देती है, मतलब थोड़ी सी मूव दिखाई देती है या थोड़ी सी दूर दिखाई देती है। तो इसका जो मेन रीजन होता है वो मेन रीजन है, यानी लाइट में कोई कमी नहीं है, कमी जो है वो किस में है, मीडियम में है। अब कमी का इन द सेंस डिफरेंस है मीडियम के अंदर, एक मीडियम दूसरे मीडियम से किसी ना किसी चीज की वजह से डिफरेंस करता है, डिफर करता है, अलग होता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड कर जाती है। सो लाइट जब बेंड करती है तो उसमें मेन जो कॉज होता है वो कॉज होता है आपका चेंज इन स्पीड। यानी जब लाइट डिफरेंट मीडियम से डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है तो लाइट अपनी स्पीड को क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टॉर्च से लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है बेसिकली उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे जो भी एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम नॉर्मल रे कहते हैं, अगर उसके साथ एंगल बनाती है तो उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मीडियम में डिफरेंस है, जो ये मीडियम है वो इससे डिफरेंट है, तो क्या हुआ, लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन लाइट थोड़ी सी मुड़ गई। ठीक है, यानी इसी को हम बेंडिंग ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों मीडियम जो है वो क्या है, डिफरेंट है। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सो मीडियम का डिफरेंस क्यों आता है, मीडियम क्यों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है, तो मेनली इसका रीजन होता है उनके पार्टिकल का अरेंजमेंट, है ना। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि बहुत हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को क्लासिफाई करते हैं तो हम उनके इंटर पार्टिकल अरेंजमेंट के हिसाब से उन लोग को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब इंटर पार्टिकल अरेंजमेंट क्या है कि जो सॉलिड के मटेरियल होंगे यानी सॉलिड के जितने भी एटम है वो इतने ज्यादा पैक्ड हैं कि उनके बीच में आपको स्पेस देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं लिक्विड का पार्टिकल अरेंजमेंट बताऊं तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होंगे, जिसकी वजह से हमको 3 स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलता है। सिमिलरली उसी तरीके से हमारे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उनके पार्टिकल में भी क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया वाटर भी एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर के भी आप आर पार देख सकते हो, है ना। एयर भी जो है एक टाइप ऑफ क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके आप आर पार देख सकते हो। ग्लास स्लैब दिखने में सॉलिड है लेकिन है कैसा, ट्रांसपेरेंट। तो यानी मैंने आपको 3 स्टेट बता दिए मैटर के जो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। जब मैटर के 3 स्टेट हैं जो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, जैसे सॉलिड का मटेरियल जो एटम्स है वो बहुत ज्यादा पास है, तो इसका मतलब ग्लास स्लैब के मटेरियल क्या होंगे, पास होंगे, है ना। और जिस तरीके से अगर मैं पानी की बात कर रही हूँ यानी वाटर की बात करी तो लिक्विड का जो है पार्टिकल दूर दूर होगा, वैसे वाटर का भी जो पार्टिकल होगा वो दूर दूर होगा। अब एयर यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात हो रही है तो यानी एयर के भी पार्टिकल बहुत दूर होंगे, है ना। तो यानी अब क्या हो गया, पार्टिकल में डिफरेंस हो गया। जब पार्टिकल में डिफरेंस हो गया तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो सॉलिड मटेरियल है यानी सॉलिड यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, या फिर जितने भी ट्रांसपेरेंट आप लोग विंडोज देखते हो उनमें ग्लासेस लगी होती है, वो सारी मटेरियल जो है वो पानी से सेम होंगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या एक पानी और एयर सेम होगा, बिल्कुल भी नहीं। पर क्या उन लोग को डिफर करता है, तो हमने क्या कर दिया है उस हिसाब से, मीडियम के हिसाब से, यानी जब एक लाइट एक टाइप के ऑब्जेक्ट से
दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट में जाती है, और जो भी इसका डिफरेंस है उसको हमने किस में क्लासिफाई कर दिया है, एज अ ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर। ठीक है, तो हम जो इस चीज को याद रखेंगे वो हम याद रखेंगे डेंसर से। डेंस मतलब पास पास, रेयर मतलब दूर दूर, रेयर मतलब कभी कभी, कभी कभी यानी दूर दूर। ठीक है, सो यानी अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा मीडियम है जिसके पार्टिकल बहुत पास है, हम ऐसा मान लेते हैं उसके पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, ठीक है, और जिसके पार्टिकल दूर हैं उनको हम रेयर कह देंगे। सिंपल सी बात है, इसी टाइप से आप लर्न करोगे, आपको याद भी रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लास स्लैब और एयर से कौन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और कौन ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, तो ऑब्वियसली बात है हम क्या देखेंगे कि इनमें से किसका पार्टिकल पास है। जिसका पार्टिकल पास होगा उसको मैं ऑप्टिकल डेंसर कह दूंगी, और जिसका पार्टिकल दूर होगा उसको मैं ऑप्टिकल रेयर कह दूंगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं हमारे ग्लास स्लैब, ऑब्वियसली बात है सॉलिड इन नेचर है, तो इसका जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, पास ही होगा, है ना। तो कौन हुआ फिर डेंसर, ऑब्वियसली बात है हमारा ग्लास स्लैब जो है वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हो जाता है, और जो हमारा एयर है वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट द मीडियम। इसी मीडियम के डिफरेंस की वजह से जो है लाइट क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। अब जरा हम देख लेते हैं, लाइट अगर बेंड करेगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। सो आप लोग को इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक नॉर्मल रे बनाया है, और दोनों ही आप अगर देख रहे होंगे तो दोनों ही फेज में जो मीडियम है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो एक नॉर्मल रे ऐसे खींच दी गई है, और ये जो है इसका बेस हो गया। एक लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे, और वो कहीं से भी आ सकती है, कोई भी लाइट का सोर्स बन सकता है, बल्ब बन सकता है, टॉर्च बन सकता है, कोई भी लाइट का सोर्स है, वहां से जब भी कोई लाइट आएगी तो वो रे के फॉर्म में ही आएगी, और जिस भी सरफेस पे, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे गिरेगी तो वो इंसिडेंट रे ही होगी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट सर पे गिर गई, लेकिन जिस मीडियम से वो आई है वो रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है हमारा, रेयर मीडियम है। ठीक है, और जिस पर जाकर गिर रही है वो कैसा मीडियम है हमारा, वो हमारा डेंसर मीडियम है। ये बात आप याद रखेंगे। तो यानी हमारी जो लाइट है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है रेयर मीडियम से। ठीक है, और जा किसकी तरफ रही है, डेंसर मीडियम की तरफ। इसको बहुत इजी तरीके से याद करेंगे। आप ये समझ लो कि जो भीड़ भड़ाका जो एरिया है, यानी जो क्राउडेड एरिया है, वो हमारा डेंसर मीडियम है। क्राउडेड एरिया में जितने भी लोग होंगे वो पास पास होंगे, वही मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर पार्टिकल बहुत पास पास है तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, अगर पार्टिकल दूर दूर है तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो पार्टिकल हम यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं हमारा जो पार्टिकल है वो और कोई नहीं, वो लोग हैं जो रास्ते पर खड़े हैं। अगर रास्ते पर लोग ज्यादा खड़े हैं तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर रास्ते पे लोग कम खड़े हैं यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम। सो लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी स्कूटी हो जाएगी। ठीक है, जिसको आप राइड कर रहे हो। सो अगर आप स्कूटी को राइड कर रहे हो यानी आप लाइट हो, तो आप अपनी स्पीड ज्यादा भी कर सकते हो और स्पीड कम भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हम स्पीड, स्कूटी ऑब्वियसली बात है हम एक स्पीड में तो स्कूटी चलाते हैं नहीं, हम तो अपनी स्कूटी का स्पीड चेंज करते रहते हैं। वैसे ही लाइट है, जब अलग अलग मीडियम में जाती है तो अलग अलग तरीके से अपना स्पीड भी चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, सो अगर हम आगे बढ़े, सो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जो हमारी लाइट है वो कहां से जा रही है, हमारे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। यानी पहले जगह पे भीड़ भड़ाका नहीं था, ठीक है, अब भीड़ जो है वो बढ़ गई, बहुत क्राउडेड एरिया है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली बात है आप अपनी स्कूटी का जो एक्सेलरेटर है उसको कम कर दोगे, यानी आप अपनी स्पीड को कम कर दोगे। सेम वही चीज कौन करता है, लाइट करता है। जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो लाइट क्या करता है, अपनी स्पीड को कम कर देता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो किस तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड करने लग जाता है। थोड़ा सा आपको और क्लियरली समझाती हूँ। सो आपको अच्छे से समझ में आए, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, सो हमारी जो मीडियम है वो रेयर है और जिस जा किस तरफ रहा है, डेंसर जा रहा है। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं होता,
ठीक है, तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधे। राइट ना रिफ्लेक्ट करती ना रिफ्रैक्ट करती, अगर कोई मीडियम है ही नहीं उसके रास्ते में। ठीक है, जैसे अगर हम लोग चल रहे हैं और हमारे बीच में पत्थर वगैरह आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा अपना पाथ क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। वैसे लाइट भी होती है, अगर लाइट के सामने जिस भी टाइप का ऑब्स्टिकल आएगा, लाइट उसके साथ वैसा ही बिहेवियर रखती है। जब वैसा बिहेवियर रखती है तो लाइट का भी नेचर बन जाता है। जैसे हम लोग कुछ लोगों के साथ बड़े फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोगों के साथ हम फ्रेंडली नहीं होते हैं। ठीक है, सिमिलरली कुछ ऐसा ही चल रहा है लाइट के साथ भी। तो इंसिडेंट रे जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होते 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 लाइट किसकी तरफ बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सो जैसे सिंपली आपको बता दिया गया कि जब भी कोई लाइट रेडियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, सो लाइट बेसिकली क्या कर देगी, अपने स्पीड को कम कर देगी। स्पीड कम करते 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 वो कहाँ पहुंच जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो मीडियम है वो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब जो है हमारा लाइट किस तरह से बिहेव करता है वो देख लेते हैं। तो अब हमारी लाइट जो है वो जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर। ठीक है, तो डेंसर मीडियम यानी भीड़ भड़का ज्यादा है ना। रेयर मीडियम मतलब अब भीड़ कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप ज्यादा क्राउडेड एरिया से उस एरिया पे जाओगे अपनी स्कूटी लेकर जहां पर क्या हो रहा है, भीड़ कम है, तो ऑब्वियस बात है अपनी स्पीड को हाई तो रखोगे। तो वैसे ही लाइट है, आप ही लाइट हो, जो स्कूटी चला रहा है वही लाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो लाइट हो जाएगी आजाद, यानी अब वो अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी। जब अपनी स्पीड को बढ़ाएगी तो अब क्या करेगी भैया, नॉर्मल के बाहर जाने की कोशिश करेगी, नॉर्मल से अवे जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो हम जरा एक रिवीजन कर लेते हैं इसका कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, बिहेवियर ऑफ लाइट की। और बिहेवियर ऑफ लाइट की किसमें, इन मीडियम। कि लाइट जब भी किसी अलग अलग मीडियम से जाता है तो लाइट किस तरीके से जो है बेंड हो रहा है ना, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है। तो उसके लिए मेरे पास दो कंडीशंस है। तो मेरा जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है, अगर लाइट मेरी रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो स्पीड कम कर देगी। जब स्पीड कम कर देगी तो लाइट कहां बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। सिंपल सी बात। ठीक है, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से किस तरफ जाएगी, रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, तो लाइट को बेंड कहां करना पड़ेगा। अब लाइट जो है खुली हो गई है, यानी इसको पूरी छूट है कि वो अपने स्पीड को बढ़ा सकती है। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप आपको बहुत इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी जो है आपको डेंसर मीडियम के करके तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ कि आपसे पूछा जाएगा, अगर लाइट if a light move from glass slab to air, it will bend। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, इसी के बेसिस पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सो दैट आपको एक क्लैरिटी रहे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। सो अब आप देखो यहाँ पर लाइट कहाँ से जा रही है, लाइट जा रही है ग्लास स्लैब से। ग्लास स्लैब सॉलिड है, डेंसर है, पार्टिकल पास है, डेंसर है, जा किस तरफ रही है, आपके एयर की तरफ, है ना। तो एयर कैसा है, ऑप्टिकली रेयर, यानी इसके पार्टिकल दूर दूर है तो रेयर बन गया। तो जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, खुली छूट है उसको, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो नॉर्मल के अवे, जब स्पीड कम हो जाएगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स। सो अब मुझे बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि जब भी कोई लाइट जो है किससे पास करती है, आपकी
ग्लास स्लैब से फिर एयर की तरफ जाती है, तो वो कहाँ बेंड करेगी? ऑब्वियस सी बात है, वो कहाँ बेंड करेगी? इट विल बेंड अवे द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हो जाएगी लाइट। ठीक है, उसी तरीके से उल्टा भी आ सकता है, हो सकता है आपसे पूछा जाए अगर लाइट पानी से डायमंड में जाए तो किस तरीके से बेंड करेगी। अब देखो पानी क्या है, एक रेयर मीडियम है क्योंकि वो लिक्विड है। ठीक है, और लिक्विड के पार्टिकल दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड यानी डायमंड। डायमंड के पार्टिकल थोड़े ज्यादा पास है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बेंडिंग होगी अब, क्योंकि लाइट जो कहां से गई है, पानी से गई है, यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम से गई है। किस तरह? डेंसर मीडियम डायमंड में गई है। तो लाइट जो है डेंसर पे जब भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। जब स्पीड कम हो जाएगा तो इसका मतलब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो इससे बेस जो है क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, बट एक क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है, वो है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो आपको ये इस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्नेल्स लॉ है वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा हम लोग दोनों ही हमारे जो लॉ है उसको पढ़ लेते हैं, जो बेसिकली किस में आ रहे हैं, हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी। सो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपका बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली क्या कहता है आपसे कि चाहे मेरी इंसिडेंट रे हो, चाहे मेरी रिफ्रैक्टेड रे हो, चाहे कोई भी नॉर्मल रे हो, ये सारी की सारी रे आपको एक ही प्लेन में मिलेंगी। अब प्लेन में यहाँ का मतलब है सरफेस। जैसे ये सरफेस है ना, आपको दिख रहा होगा मेरा हाथ, ये हाथ मेरा एक सरफेस है। कोई लाइट आए, कोई लाइट परपेंडिकुलर हो जाए या बेंड करके यहीं से नीचे चली जाए, पर ये सरफेस जो है वो सेम ही है तीनों के लिए। तो फर्स्ट लॉ कहता है भाई तीनों लाइटें तुमको एक ही प्लेन में देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर जैसे हम इसके नेक्स्ट जो है लॉ पे आते हैं, पहले हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं इसको विद रिफ्लेक्शन से, है ना। रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ है जिसमें कहा गया कि जो भी लाइट है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये सारी की सारी एक प्लेन पे ही होते हैं। सेम चीज जो है किस पे चल रही है, हमारी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे, कि इंसिडेंट रे, बस रिफ्लेक्टेड की जगह यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया वो यूज किया गया है रिफ्रैक्टेड, है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे हो गया, बाकी चीजें जो है सारी की सारी सेम है कि भाई तीनों की तीनों रे जो है वो कहाँ लाई कर रही है आपकी, कहाँ पे, एक ही प्लेन पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम रिफ्लेक्शन में देखते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिनको अगर कंपैरिजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देखो, तभी मैं कह रही हूँ प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, चलो मूव अहेड। अभी हम यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कर रहे हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। पता चले आप लोग सोचोगे कि दोनों ही लॉ सेम है, लाइट ही तो है। नहीं, दोनों लॉ डिफरेंट है, क्योंकि दोनों फिनोमिनॉन भी डिफरेंट है। एक जगह पे लाइट किसी चीज पे टकरा कर वापस आ रही है, पर एक जगह पे लाइट जो है वो टकरा नहीं रही, लाइट बेसिकली क्या कर रही है, वहीं से आगे जाके थोड़ा बेंड हो जा रही है। ठीक है, दोनों के फिनोमिनॉन भी अलग अलग है, अलग अलग चीजें हमको इसमें देखने को मिलती है। चलो ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी हम लोग जो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी साइन एंगल है, यानी जो भी साइन कॉम्पोनेंट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और जो भी साइन कॉम्पोनेंट होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। अगर आप में से जो भी बच्चे जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनको पता होगा, साइन बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है। ठीक है, जिसमें बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके निकालते हैं। सेम यहाँ पे भी लाइट जब भी गिर रही है तो आपने देखा होगा, लाइट ऐसे गिर रही है तो वो कहीं ना कहीं क्या बना रही है, एक ट्राइंगल बना रही है। ठीक है, तो ट्राइंगल बना रही है, ट्राइंगल कैसा बना रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग जाता है। ठीक है, सो जो स्नेल्स लॉ है, या फिर हम कह सकते हैं उसको सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो बेसिकली हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है, वो कभी इक्वल हो भी नहीं सकती। जिस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है ये चीजें सेम नहीं होंगी। यहाँ पर क्या होगा, जब भी तुम इन दोनों का साइन एंगल का रेशियो निकालोगे ना, वो रेशियो हमेशा सेम आएगा।
कहने का मतलब जब भी कोई लाइट, सेम लाइट है लेकिन मीडियम डिफरेंट है, ठीक है, यानी हो सकता है कभी लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है और डेंसर टू रेयर आ रही है, अगर हम इसका साइन एंगल का रेशियो निकालते हैं तो ये हमें हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे जा रही है ना, तो दोनों रेयर और डेंसर मीडियम जो है, अगर उल्टे भी आ रही है लाइट तो दोनों सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जब लाइट इंसिडेंट हुई तो जिस मीडियम पे इंसिडेंट हुई वो एयर था, और जहां चली गई वो क्या था, वो वाटर था। अगर आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर आप साइन एंगल का रेशियो निकालोगे, किसका, एयर और वाटर का, तो वो सेम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं वाटर और डायमंड का निकालने चलूंगी तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट का हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, यानी हम लाइट को करते हैं कि अगर वाटर से एयर जा रहा है तो फिर हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, यानी जो कांस्टेंट टर्म हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। अब मैं आपको बता रही थी कि भाई एग्जाम में जो है ये स्नेल्स लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है, बेसिकली जो स्नेल्स लॉ है वो हमको एक कांस्टेंट टर्म बता रहा है। वो क्या बता रहा है, जो साइन आई है अपॉन में साइन आर है, दैट इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, ठीक है। जब जब कोई भी लाइट भले डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या करे, इंसिडेंट करे, भले डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे, लेकिन हमारा एक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए हम लोग आगे एक स्लाइड देखते हैं जिससे आपको ये स्नेल्स लॉ भी जो है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है, उसने एंगल θ1 बनाया है, और एक लाइन जो है वो रिफ्रैक्ट कर रही है और उसने एंगल θ डैश बनाया है, ठीक है। इन दोनों एंगलों का अगर हम देखते हैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद जो है हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, जिसमें आप देखो कि रेशियो आ रहा है n1 अपॉन n2 v1 अपॉन v2। जो ये n है वो बेसिकली बहुत सारी बुक में म्यू भी लिखा होगा, दोनों एक ही बात है, जो बेसिकली क्या बता रहा है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो v है वो बेसिकली क्या बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की स्पीड जो है वो v से डिनोट हो रहा है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n या फिर म्यू से, बहुत सारे बुक में म्यू भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इससे हम लोग जो है डिनोट करते हैं, और अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो हमें रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, भले ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्यों ना हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब जरा समझ लेते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इस लाइट की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है वो याद रखना है। तो सबसे पहली चीज आ रही है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, पर मैं आपको बहुत सिंपली अगर बताऊं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग, ठीक है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे कंपैरिजन चलता है, यहाँ पे हम लोग कंपीट करते हैं दो चीजों को। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, वो क्या है आपकी, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, जो जितना ज्यादा बेंड कर पाएगी किसी भी लाइट को। सो ऑब्वियसली बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है क्या, एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, किसकी, मटेरियल की, क्योंकि बेंड कौन कर रहा है, मटेरियल कर रहा है ना। जैसे मैंने आपको बताया भाई, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। और स्पीड चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि मीडियम में डिफरेंस है उसके पार्टिकल के अरेंजमेंट में। पार्टिकल के अरेंजमेंट में डिफरेंट है, क्योंकि कुछ मीडियम जो है डेंसर बन जा रही है और कुछ मीडियम रेयर बन जा रही है, तो इस वजह से इनका जो डिफरेंस है उससे लाइट बेंड कर रहा है। तो कितना डिफरेंस है वो डिसाइड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और सिंपली अगर आप में से बहुत से बच्चों को बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो पावर है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जो लाइट को कितना ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड कर सकती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड करती रहेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होता रहेगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लाइट जो मटेरियल है वो उतना ही ज्यादा क्या बनता रहेगा, डेंसर मीडियम बनता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
कि कितने टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। अगर हम देखें तो हमें दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, जो एक है आपका एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट मतलब जो कंप्लीटली हमको नॉलेज दे रहा है किसके बारे में, उस पार्टिकल के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या बताएगा कि ये जो मीडियम है, जब हम उसको वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि लाइट जो अपना बेस्ट टू बेस्ट स्पीड चल सके, है ना, जैसे हम लोग भी हैं, अगर हम अपना दिखाएं भाई हम कितने तेज गाड़ी चला सकते हैं, वो कब होगा, जब भीड़ नहीं होगी। भीड़ नहीं है यानी पार्टिकल नहीं है, जब पार्टिकल नहीं है यानी वैक्यूम। साइंस में उसको वैक्यूम कहा जाता है, जहां पे मीडियम है ही नहीं, जहां पे मैटर है ही नहीं, वो सारा जो एरिया है वो क्या है आपका वैक्यूम है। तो जो लाइट है वो अपना जो सबसे बेस्ट अगर अपनी स्पीड कहीं दिखा सकती है वो क्या है आपका वैक्यूम। तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कंपेयर करते हैं किसके साथ, वैक्यूम के साथ, तो हमको क्या मिल जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मटेरियल का, और उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे कंपेयर हो रहा है, वैक्यूम से, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव को कैसे याद रखोगे, हम सबको पता है हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो जब देखो हमको दूसरों के बच्चों के साथ या खुद के बच्चों के साथ कंपेयर ही करते रहते हैं। तो यानी अब जो है आपको अपना अटमोस्ट पोटेंशियल नहीं दिखाना है, अब हम लाइट की अटमोस्ट पोटेंशियल को नहीं देख रहे हैं, वो तो हमने एब्सोल्यूट देख लिया। जैसे हर एक बच्चे का अपना पोटेंशियल है ना, वो एब्सोल्यूट में आ जाएगा, वैसे ही लाइट का भी अपना अपना पोटेंशियल है अलग अलग मीडियम में, वो हम कंपेयर कर लेंगे और हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। लेकिन जब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम क्या करें, एक मीडियम जो दूसरे मीडियम से बहुत ही अलग है उन दोनों को कंपैरिजन करने की बात करते हैं, और वहां पे हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बताया है कि रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको, क्योंकि हम लोग इस सेशन को एंड कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम फैक्ट बताऊंगी जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम जो फैक्ट रहेगा वो आपका रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। यानी जब भी कोई लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं और लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती हैं। सो एक लाइट है ना, उस लाइट के पास क्या है, लाइट के पास स्पीड है, लाइट के पास फ्रीक्वेंसी है, और लाइट के पास वेव लेंथ है, ठीक है। अगर हम देखें लाइट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज करेगी ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन और जो चेंज नहीं करेंगी ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, तो वो है, जो चेंज करेगी वो है स्पीड और वेवलेंथ। यानी जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो या तो उसकी स्पीड कम हो सकती है या तो उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात आती है वेवलेंथ की, यानी अगर कोई एक लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके वेवलेंथ में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी उसकी वेवलेंथ बढ़ भी सकती है और उसकी वेवलेंथ घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है किस मीडियम से वो पास कर रहा है। और जो चीज चेंज नहीं करती, बच्चे अक्सर इस चीज में जो है हमेशा गलत करते हैं इसको, कि जब भी आता है कि जब भी कोई लाइट रिफ्रैक्ट करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम से, इनमें से कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, तो वो हमेशा, अगर फ्रीक्वेंसी उसमें लिखा होता है वो फ्रीक्वेंसी को कभी टिक नहीं करके आएंगे। अगर ऑल ऑफ दीज होगा तो लिख देंगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चों फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइट रे। सिंपल सी बात है, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ लाइट रे कोई भी मटेरियल जो लाइट एमिट कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है। आप खुद ही सोचो, एक मीडियम से कोई भी दूसरी मीडियम तक कोई भी लाइट पहुंचेगा, अगर सपोज करो हम मानते हैं एक बल्ब ने 5 रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, तो आपको क्या लगता है जब वो दूसरे यानी किसी भी अदर मीडियम के अंदर जाएगा तो 5 से 4 हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। यानी नंबर ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं हो सकते। तो चेंज क्या हो सकते हैं, स्पीड और वेवलेंथ। और नंबर ऑफ लाइट अगर मैं कह रही हूं तो मैं किसकी बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। आई होप
आपको जो कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि जब लाइट बेंड करती है तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लाइट की चेंज नहीं होती। सो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है डिस्कस करेंगे लाइट की और भी वैसी फिनोमिनॉन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। थैंक यू।